नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 चुनाव जीतने का सही फॉर्मूला किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है, राहुल गांधी के पास है, ममता बनर्जी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास, या फिर नीतीश कुमार के पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 36 घंटे का तूफानी दौरा अभी खत्म हुआ है। इस तूफानी दौरे से मोदी एक नया फॉर्मूला निकाल कर लाए हैं और पब्लिक के सामने पेश कर दिया है। अब अगले 240 दिनों तक आप मोदी की पार्टी से एक शब्द बार बार सुनेंगे, वो है पंजा। झपट्टा मारने वाला पंजा। यह झपट्टा मारने वाला पंजा किसका है, यह आपको बताएंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के करीब 25 राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के बीच पॉलिटिकल टूर पर मोदी भी निकले, राहुल गांधी भी निकले। बीच बारिश मोदी ने क्या किया और राहुल ने क्या किया, यह भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने आज क्यों कहा गर्मी निकाल देंगे, किसकी गर्मी शांत हो रही है। राजस्थान में जैसे ही नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हुआ और मोदी दिल्ली की ओर चले, अमित शाह एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। वो मीटिंग इस वक्त भी चल रही है। पूरी पॉलिटिकल रिपोर्ट सारे सर्वे के साथ आपको दिखाते हैं। अगर आज चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कोर कितना रहेगा? अगर आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन हुए तो योगी आदित्यनाथ पर क्या रिएक्शन मिलेगा? महाराष्ट्र में चाचा और भतीजा के घरेलू मैच में क्या चाचा जीतेंगे और भतीजा हार जाएगा? घर में विद्रोह के बाद महाराष्ट्र की पब्लिक का मूड क्या है? बंगाल में पंचायत चुनाव में तनाव ही तनाव है। क्या बंगाल में एक दूसरे पर बम चलाने वाले, गोली दागने वाले टीएमसी और कांग्रेस के लोग दिल्ली में साथ आ जाएंगे? बम बंदूक के साए में जो इलेक्शन हुआ उसने महागठबंधन को कैसे खून से लाल कर दिया? बंगाल में आज चुनाव हुआ तो रिजल्ट क्या होगा? बम चलाने के बाद कौन जीतेगा? क्या राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच की दोस्ती का आखिरी चांस खत्म हो गया? मोदी ने क्यों केसीआर और केजरीवाल के अलायंस का ऐलान कर दिया? क्या तीसरा मोर्चा बनने वाला है? यूपी से अखिलेश, तेलंगाना से केसीआर, दिल्ली से केजरीवाल और पंजाब से भगवंत मान साथ आएंगे। राहुल गांधी के महागठबंधन को तोड़ पाएंगे? राहुल गांधी कभी ट्रक तो कभी ट्रैक्टर क्यों चलाने लगते हैं? अगर आज चुनाव हो गए तो राहुल के दम पर कांग्रेस को 50 सीटें मिलेंगी या 100 के पार पहुंच जाएगी कांग्रेस? – 2024 की व्यू रचना हर दिन बदल रही है। नरेंद्र मोदी रोज टेस्ट लेते हैं, विरोधी उसमें आधे से ज्यादा फेल ही होते हैं। दुश्मन कुछ समझ पाए उससे पहले नरेंद्र मोदी का अगला अटैक हो जाता है। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है।
24 के सियासी महासंग्राम से पहले दो महागठबंधन तैयार हो रहे हैं, एनडीए और पीडीए। एनडीए की बैठक 18 जुलाई को दिल्ली में होगी, जिसमें 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल हो सकती हैं। पीडीए की मीटिंग 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी, जिसमें पटना की मीटिंग से एक कम यानी 14 पार्टियां शामिल होंगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल, लालू, नीतीश, ममता, पवार, ठाकरे, स्टालिन, येचुरी सब हैं। एनडीए के अनडिस्प्यूटेड नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं है। पीडीए को अभी अपना नेता चुनना है। फ्रंट रनर राहुल गांधी हैं और वही इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी बताए जाते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी राहुल गांधी के नाम पर, शरद पवार की एनसीपी टूटी, वो भी राहुल गांधी के नाम पर। राहुल गांधी वोटर्स के साथ पर्सनल टच ढूंढ रहे हैं। राहुल धान के खेतों में दिख रहे हैं। हरियाणा जाकर उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाई। लेकिन क्या ये सब नेता बनने के लिए काफी है? हमने देश के लोगों के बीच जाकर डायरेक्ट उन्हीं से पूछा, हिंदुस्तान का वोटर क्या चाहता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार या खिचड़ी सरकार? जवाब चौंकाने वाला मिला। 91% लोग देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहते हैं और सिर्फ 4% लोग खिचड़ी सरकार चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के काम से देश का 59% वोटर संतुष्ट है। देश के 50% वोटर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार करप्शन पर करारी चोट कर रही है। ये रायशुमारी देखकर भी अगर राहुल संभल जाए तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, खुद राहुल गांधी के लिए भी अच्छा होगा। हमने लोगों से यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी के विकल्प हो सकते हैं? जवाब में 53% लोगों ने कहा नहीं, राहुल कभी भी मोदी की जगह नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी 47% लोगों की फर्स्ट चॉइस है, तो राहुल गांधी का स्कोर 24% पर जाकर रुक जाता है। मोदी की दुश्मन पार्टियों के बेस्ट पीएम कैंडिडेट के बारे में देश की राय यह है कि राहुल गांधी 38% पर हैं, तो अरविंद केजरीवाल 25% से ऊपर निकलकर राहुल के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। 24 में मोदी का चैलेंजर कौन होगा, इसके लिए मोदी विरोधी कैंप में तोड़फोड़ मची है। उधर प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। 2 दिन में 4 राज्य, 5 शहर, 12 पब्लिक प्रोग्राम और 50,000 करोड़ के 50 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मोदी का स्केल इतना बड़ा है कि उसे मैच करना मुश्किल है। विरोधी 1-2 सीट की सोचते हैं, मोदी एक बार में 100-100 सीटों का हिसाब कर लेते हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ कर लोकेशन चुना। राजस्थान का बीकानेर और तेलंगाना का वारंगल। एक कांग्रेस शासित राज्य और दूसरा केसीआर का गढ़। राहुल और केसीआर, मोदी के 2 विरोधी, आपस में भी विरोधी। राहुल और केसीआर में दोस्ती होने, प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस होने की संभावना शून्य है, मगर नरेंद्र मोदी ने उनके बीच 3 कॉमन बातें खोज ली। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, झूठी गारंटी। मोदी ने अपना डायलॉग कांग्रेस पर भी फिट कर दिया, केसीआर पर भी फिट कर दिया और केसीआर के नए दोस्त केजरीवाल पर भी फिट कर दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों
और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप वाले अलायंस से निकलकर केजरीवाल इन दिनों केसीआर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अखिलेश भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। दोनों के बीच कोई खिचड़ी पके उससे पहले ही मोदी ने इसे भांप लिया और पतीले का ढक्कन हटा दिया। यहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी अपने प्रभाव का ट्रेलर दिखा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, इसका संदेश साफ है। अब विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां बीआरएस और कांग्रेस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। मोदी बारिश के बीच राजस्थान के बीकानेर पहुंचे। राजस्थान को 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा देने के बाद मोदी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया। मैं ऊपर देख रहा हूं, वहां तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है। राजस्थान में अगर सचिन पायलट की बगावत हो जाती तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाता, लेकिन कांग्रेस में पैचअप हो गया है। पायलट और गहलोत दोनों कांग्रेस में ही रहेंगे, ये बात पब्लिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी इसका इशारा दे दिया। इशारों को अगर समझें तो समझ लीजिए कि मोदी की पार्टी पायलट और गहलोत दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाएं। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। बारिश में मोदी के रोड शो को देखने के लिए उमड़ी ये भीड़ बताती है कि मोदी पॉपुलैरिटी के किस शिखर पर बैठे हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही है। 83 की उम्र में शरद पवार भतीजे अजित पवार से लड़ने निकले हैं। पापा पवार की बारिश में भीगी हुई पिक्चर लगाकर सुप्रिया सुले लिखती हैं, भाग गए रणछोड़ सभी, देख अभी तक खड़ा हूं मैं। शरद पवार ने आज नासिक में जाकर छगन भुजबल के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, मगर इस बार लड़ाई अलग है। चाचा से लड़ रहा भतीजा अकेला नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 12 महीने से चल रहा समीकरण उलट पुलट गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नोटिस पर हैं। शिंदे सेना में खदबदाहट है। अजित पवार के सरकार में आने से सियासी मेल मुलाकातों का दौर बढ़ गया है। जो ओरिजिनल गद्दार है
जिन्होंने 1 साल पहले गद्दारी की, जिनको बहुत आस थी, आशा थी कि वो मंत्री बनेंगे, अभी क्या बनने वाले पता नहीं, क्योंकि मंत्री कौन से बनेंगे, किस डिपार्टमेंट के बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, विस्तार हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जब भी बनेंगे, अगर बनेंगे तो, क्योंकि मेरे कान पे ऐसे सुनने आ रहा है कि सीएम को भी ऐसे कहा है कि इस्तीफा दीजिए, शायद कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन यही बात है कि ये सच में ये बनेंगे कभी कुछ। जिन्होंने गद्दारी की है, जो लोगों के मन से उतरे, दिल से उतरे, वो ना अभी मिंदे सरकार के डिपार्टमेंट को चला सकेंगे, ना कुछ बन पाएंगे। ये तो रिटायरमेंट लिए। कहा जा रहा है कि शिंदे नाराज हैं, शिंदे के साथ शिवसेना छोड़ने वाले विधायक नाराज हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है। शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के सियासी तराजू के दो पलड़ों पर बैठे हैं और फडणवीस बीच में है। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अजीत पवार का साथ रहे या ना रहे, सरकार चलती रहेगी। इसी तरह शिंदे अगर रूठ भी जाए तो बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं होगी। हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है, वहां पर होने वाली घटनाक्रम का ये जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी असर पड़े। बिहार के संदर्भ में जब महागठबंधन बना था, तब भी मैंने कहा था कि ये तो बिहार के संदर्भ की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई सीधा प्रभाव पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की स्पेसिफिक घटना है। सही है गलत है ये तो महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है, लेकिन विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने का पार्टियों के समर्थन पर बहुत असर नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एनसीपी के कुछ विधायक या ज्यादातर विधायक अगर एनसीपी को छोड़ दें तो उसके साथ एनसीपी के समर्थक भी उस दल को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है। बंगाल में पंचायत चुनाव हो गए। आज जो हुआ वो 2024 का ट्रेलर है। 24 का चुनाव बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोचिए, 1 घंटे में 7 सियासी हत्याएं। ये ममता बनर्जी का बंगाल है। मरने वालों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। याद कीजिए पटना की वो तस्वीर जब सीताराम येचुरी के बोलने से पहले ममता बनर्जी उठकर चली गई थी। जाने से पहले वो राहुल गांधी की पीठ थपथपाकर गई थी। तब कहा गया था कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में महागठबंधन हो रहा है, लेकिन जमीन पर देखिए क्या हो रहा है। बंगाल में खून बह रहा है। तृणमूल के काडर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रक्त से नहला रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। So may I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained panchayat was not necessary at all in Bengal. महागठबंधन के नाम पर बंगाल की जमीन खून से लाल हो जाए और दिल्ली में कहेंगे कि महागठबंधन करेंगे तो ये नहीं चलेगा। पीडीए यानी मोदी विरोधियों के महागठबंधन का स्ट्रक्चर अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स को देखें तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि मोदी विरोध के सिवा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कांग्रेस के साथ आ रही सभी पार्टियां कांग्रेस से लड़ने वाली हैं। नीतीश, लालू और ठाकरे की सियासत ही कांग्रेस विरोध की रही है। अखिलेश यादव की पार्टी भी कांग्रेस से लड़कर ही यहां तक पहुंची है। ममता और पवार कांग्रेस में रहे, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को ही तोड़ा। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में कांग्रेस को हराकर ही सत्ता तक पहुंची। बेंगलुरु मीटिंग में केजरीवाल जाएंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि किसी के जाने या ना जाने से गठबंधन का भाग्य नहीं बदलेगा। राजनीति में मोदी का कॉपी बुक स्टाइल क्या है, इसे समझना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के घर पैदल चलकर गए। गोरखपुर में मोदी ने पंकज चौधरी की मां उज्ज्वला चौधरी से मुलाकात की। पंकज चौधरी की मां मोदी से मिलने दिल्ली आना चाहती थी। मोदी उनसे मिलने उन्हीं के घर चले गए। पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी के प्रभावशाली नेता हैं। पूर्वांचल में कुर्मी वोटरों के बीच उनका दबदबा है। मोदी के उनके घर जाने भर से अगर कुर्मी समाज खुश हो जाए तो मोदी ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।